25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। वो कई योजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन इस दौरे को 2022 के चुनाव के लिहाजा से खास अहम माना जा रहा है। कहने को तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे के सियासी माने समझे तो काशी से लखनऊ पर निशाना है, क्योंकि 2022 में लखनऊ की जीत से 2024 में दिल्ली विजय का द्वार खुलेगा। 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। काशी वासियों को 30 परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। 5,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का होगा शुभारंभ। किसानों पर रहेगा ज्यादा फोकस। रैली में 45,000 किसानों को शामिल करने का लक्ष्य। काशी में करीब 2.5 घंटे रुकेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी मेहंदीगंज के कल्लीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से ठीक पहले 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। वे करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। वो वाराणसी में रिंग रोड 2 के किनारे मेहंदीगंज के कल्लीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के हाथों काशी वासियों को 30 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। पीएम के स्वागत के लिए 25 अक्टूबर को बाबतपुर से रिंग रोड तक उत्सव का माहौल रहेगा। पीएम मोदी बाबतपुर से रिंग रोड स्थित जनसभा स्थल तक सड़क मार्ग से आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहले काशी वासियों को 5,200 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यहीं से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर मुखर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भाजपा ने रैली में 45,000 किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 30,000 किसान जिले और 15,000 किसान महानगर से जनसभा स्थल में पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों ने अपना प्रमुख मुद्दा बना रखा है। अब विपक्षी दलों की भी निगाह पीएम की रैली में जुटे किसानों की भीड़ पर रहेगी। पीएम के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो लाजमी है कि सभी विपक्षी दलों की नजर इस सीट पर रहती है। वहीं 2022 चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इस लिहाज से भी पीएम का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम के इस दौरे का जनता पर कितना असर होता है, ये तो जनता ही तय करेगी। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। कश्मीर में एक बार फिर पाक की नापाक हरकत देखने को मिली। आतंकियों ने कश्मीर में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद एक्शन में अमित शाह आ गए और आतंकियों के सफाई के लिए खुद कश्मीर पहुंच गए। ऑपरेशन क्लीन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ मंथन किया और आतंकियों के सफाई के लिए कड़े निर्देश दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर दौरे पर शाह का कश्मीर में मंथन। चुन चुन कर लेंगे बदला। कश्मीर नहीं बनेगा आतंकियों का पनाहगार। आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा। कायर आतंकियों की खैर नहीं। 370 हटने के बाद शाह का पहला दौरा। युवाओं के साथ शाह का संवाद। आतंकियों का कश्मीर से होगा सफाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। शाह का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के भीतर कश्मीर में आतंकियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
कई कश्मीरी पंडितों को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। अमित शाह ने दौरे के दौरान कश्मीर के युवाओं से भी मुलाकात की। अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से गृह मंत्री का पहला कश्मीर दौरा है। हाल के दिनों में आतंकी हमलों में आई तेजी के बाद अमित शाह के 3 दिनों के इस दौरे के कई मायने हैं। 6 अगस्त 2019 को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का ऐलान किया था। तब हिंदुस्तान के अरमानों को पंख लगे थे। 3 दिनों के एजेंडे में गृह मंत्री का पूरा फोकस आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान पर है। सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि घाटी में आतंकवाद के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। संदेश है आतंकियों के मददगारों को दहशतगर्दी के किसी भी हिमाकत का बराबर हिसाब होगा। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पहली बार प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आया हूं। जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू हुआ है और अब यहां विकास होगा। 15,000 करोड़ से ज्यादा विकास के काम आज आपके सामने ही इसी मंच पर जम्मू के लिए घोषित किए। और ये तीनों परिवार के शासन का योग कर दो ना, तो भी 15,000 करोड़ नहीं होंगे। मित्रों, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई। प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए और 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशतगर्दी पूर्णतया समाप्त। इशारों ही इशारों में अमित शाह विरोधियों पर भी हमला बोलने से नहीं चूके थे। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू में क्या हालात हैं किसी से छिपा नहीं है। 3 परिवारों के लोग मजाक उड़ाते थे कि कश्मीर में निवेश कौन करेगा। आज वही लोग कश्मीर की विकास गाथा देखकर चुप्पी साधे हुए हैं। 70 साल तक ये 3 परिवार वाले क्या दिए जम्मू कश्मीर को? 87 विधायक, 6 सांसद, यही ना? मोदी जी ने 30,000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है। अब ये 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं बताता हूं, मेरा पंच सरपंच भी भारत की सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मेरे पहाड़ वाले हैं, बैठे हैं पहाड़ी भाई यहां पर। उनके यहां से चुनाव कभी ये नहीं जीतते थे। अरे मैं आपको कहने आया हूं, आपके यहां से चुनाव जीतने वाला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अब कोई नहीं रोक सकता। नागरिकों की मौत पर अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी राज में सबको इंसाफ मिलेगा, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर युवा जम्मू कश्मीर के विकास में शामिल होंगे तो आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में विफल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के विकास में कोई भी रोड़े नहीं अटका पाएगा। जम्मू के लोगों को नजरअंदाज करने का वक्त अब समाप्त हो गया है। जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास अब साथ साथ होगा। जम्मू कश्मीर के लिए कितना लगाव। सभी घरों में गैस पहुंचाया है, सभी घरों में शौचालय पहुंचाया है, सभी घरों में बिजली पहुंचाई है, सभी घरों के अंदर रोजगारी पहुंचाने के काम भी हमने शुरू किए हैं। हमने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी के बक्से और इलेक्ट्रिक चाक के जरिए लगभग और भी योजनाएं हैं। 5 लाख बहनों को काम के साथ जोड़ने का काम हमने किया है। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति अगर देखें
तो ऑक्सीजन प्लांट भी यहां पर हमने देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार रिपीट करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ये मंदिरों की भूमि है, मां वैष्णो देवी की भूमि है, प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे, इस बात का विश्वास है। अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए शाह का ये दौरा राजनीतिक मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ आतंकियों के सफाए के लिए शाह ने सेना के जवानों में जोश भरा, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीरियों की नफ्स टटोलने में भी नहीं चूके। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी जंग छिड़ चुकी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामने आया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता अल्लू मियां गिरफ्तार। लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रियंका और राहुल का करीबी माना जाता है अल्लू मियां। रंगदारी और जमीन हड़पने के आरोप में हुई गिरफ्तारी।
अल्लू मियां रायबरेली और अमेठी की राजनीति में सक्रिय। अमेठी का रहने वाला है अल्लू मियां उर्फ रफीक। अल्लू मियां की गिरफ्तारी के बाद सियासत हुई तेज। बीजेपी ने ट्वीट कर कहा, पर्दे हट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज थाने में अल्लू मियां नाम से मशहूर रफीक व 2 अन्य के खिलाफ जमीन हड़पने व धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रफीक को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। उसे शनिवार रात को पुलिस ने फन मॉल के पास से गिरफ्तार किया। अल्लू मियां यानी रफीक रायबरेली के साथ ही अमेठी की राजनीति में बेहद सक्रिय है। उसे लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने जमीन कब्जा करने, रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रफीक लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होने आया था। रफीक अमेठी के जगदीशपुर के निहालगढ़ का रहने वाला है। उसकी पत्नी मेहरुनिशा और बेटे आदिल के खिलाफ 8 मई को कैसरबाग के कसाईबाड़ा में रहने वाले वैभव श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था। वैभव का आरोप है कि उन्होंने अगस्त 2019 में गोमती नगर के विशाल खंड में रहने वाली मंजू रावत से खरगापुर स्थित प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट में मित्र माजिन खान भी पार्टनर थे। वैभव श्रीवास्तव और माजिन खान प्लॉट पर अपार्टमेंट बनवा रहे थे। इसी दौरान अल्लू मियां का बेटा आदिल वहां पहुंच गया। उसने दावा किया कि ये प्लॉट उसका है। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। आदिल ने प्लॉट छोड़ने के लिए वैभव और माजिन से रुपयों की मांग की, साथ ही धमकी भी दी। उसकी इस धमकी से वैभव बहुत तनाव में आ गया, जिसके बाद उसने पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। इस पर रफीक और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना वजीरगंज लखनऊ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 160/2021 जो आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 447, 384, 506, 120 बी भादवी के अंतर्गत पंजीकृत हुआ। इसके संबंध में नामित अभियुक्त मोहम्मद रफीक पुत्र हाजी मोहम्मद निवासी ग्राम व पोस्ट गोसाईगंज थाना गोसाईगंज के विरुद्ध विवेचक के द्वारा पर्याप्त एवं संगत साक्ष्य एकत्र किए गए तथा इस आधार पर माननीय कोर्ट से अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारंट इशू कराया गया और दिनांक 23/10/2021 को अभियुक्त मोहम्मद रफीक की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इनके विरुद्ध जनपद अमेठी में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त मोहम्मद रफीक अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बताते हैं। वहीं अल्लू मियां उर्फ रफीक की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने लिखा, जालसाजी और रंगदारी के मामले में धरे गए कांग्रेस नेता भू माफिया अल्लू मियां। वैसे प्रियंका वाड्रा और राहुल जी का लंबे समय से इन पर विशेष आशीर्वाद बना रहा है। पर्दे हट रहे हैं, असलियत सामने आ रही है। अल्लू मियां उर्फ रफीक को प्रियंका और राहुल का करीबी माना जाता है। रफीक की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का। अब देखना ये होगा कि ये घटनाक्रम किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। इस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे।
होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2022 के रण में मिशन यूपी फतह करने के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा जारी। प्रियंका गांधी ने इस रथ की शुरुआत बाराबंकी से की थी। मिशन आधी आबादी को लेकर प्रियंका ने जो 7 वचन दिए, उससे जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहे और यूपी में सत्ता पर काबिज होने की बात कह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से दक्षिण तक जारी है कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। लखनऊ से भी शुरू हुई प्रतिज्ञा यात्रा। दिग्गजों का लगा जमावड़ा। 7 वचन निभाएंगे। आधी आबादी को उनका हक दिलाएंगे। घर घर शुरू हुई आधी आबादी की चर्चा। नौकरी छोड़ नेतागिरी करने की तैयारी। पथ पर अग्रसर प्रतिज्ञा रथ। यूपी के रण में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। फिर चाहे कोई भी दल हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी दल लोक यात्रा रथ निकाल रहे हैं। लेकिन बीएसपी थोड़ा पीछे दिखाई दे रही है। शायद मायावती कुछ बड़ा करने का इंतजार कर रही हैं। तो वहीं 7 वचन निभाने का वादा करने वाली कांग्रेस के प्रतिज्ञा रथ की चर्चा बड़े जोरों पर है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरी झंडी दिखाकर बाराबंकी से यह रथ रवाना किया था। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज भी नजर आए। प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी खाना खाते हुए भी नजर आई थी, जिसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से थी। राजनीति की माहिर खिलाड़ी माने जाने वाली प्रियंका गांधी ने आधी आबादी का जो कार्ड खेला है, उससे सभी सियासी दल हैरान हैं, क्योंकि आधी आबादी अरसे से बीजेपी का वोट बैंक रही है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बीजेपी सत्ता में काबिज है। लखनऊ के बीकेटी से शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पीएल पूनिया भी मौजूद थे। ये प्रतिज्ञा यात्रा उन्नाव होते हुए हमीरपुर पहुंचेगी और वहीं पर इस यात्रा का समापन होगा। ये जवाब तो बीजेपी की सरकार देगी ना। बीजेपी सरकार क्यों नहीं मिलने दे रही? क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। प्रियंका जी गई, मिलने गई, 2.5 दिन तक उनको सीतापुर में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद राहुल जी आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आए, उनको वहाँ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। राहुल जी आए, प्रियंका जी, दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी, चन्नी जी भी और बघेल जी भी, आप लोग भी, सब लोग गए, पीड़ितों से मिले। उन्होंने कहा हमको इनकी आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, किनकी सरकार, हमें इंसाफ चाहिए। मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। वो तो इंसाफ चाहिए। मैं हर हालत में हमारी सरकार बनने के बाद इनको लागू किया जाएगा 100%। चलिए, धन्यवाद। कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रतिज्ञा रथ की चर्चा पूरे यूपी में है और कांग्रेस हर हाल में इस बार यूपी में सरकार बनाएगी।
तो दूसरी तरफ पीएल पुनिया ने ये भी कहा है कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ यूपी का चुनाव लड़ेगी और उन्होंने तो ये भी दावा किया कि महिलाएं नौकरी छोड़ राजनीति करना चाह रही हैं और वो भी कांग्रेस के साथ। बीए पास ग्रेजुएशन करने वालों को स्कूटी, ये आज बालिकाओं की ये आवश्यकता है और पेट्रोल डीजल की उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। नंबर 1 40% ही है, हालांकि महिलाओं की आबादी तो 50% है, 50% होना चाहिए, लेकिन आदरणीय प्रियंका जी ने स्पष्ट किया कि गांधी जी ने हम लोगों को बताई है, जनता के सामने रखी है। कल बाराबंकी से उन्होंने उसका उद्बोधन किया, उनका जगह। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आधी आबादी के बल पर प्रियंका ने महिला कार्ड खिलाए, वो आधी आबादी किस पाले में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। फिलहाल चुनावी अखाड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं